हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे थे और अपन ने काफी कुछ कवर कर लिया था, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या थे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता था और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर उसमें अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट क्लास में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता था, कौन कौन से एंजाइम होते थे, कौन कौन से ऑर्गन में होते थे। तो अपन उसी चीज को आज कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा बहुत रिवाइज और थोड़े बहुत रिलेटेड क्वेश्चन। और रेस्पिरेशन चैप्टर भी, रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है वो भी इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से पहले कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड ब्रेक डाउन हो गया था, तो जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था ग्लूकोज। और ग्लूकोज विलाई की हेल्प से पूरी बॉडी में जा रहा था। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6। मतलब जो भी अपन की एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, वो कौन फुलफिल करेगा? तो वो अपन का ग्लूकोज फुलफिल करेगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें बन रही थी जो एंड प्रोडक्ट थे, जैसे फैटी एसिड था, और भी थे जैसे ग्लिसरॉल था, अमीनो एसिड्स थे। लेकिन जो मेन एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा ना, वो कौन था? तो वो सिर्फ ग्लूकोज था। जो ग्लूकोज है ना, जैसे अपन ऐसे बोलते हैं कि अपन की डाइट में पूरा फूड अवेलेबल नहीं है, जैसे अपन ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई कोई ऐसा होता है ना, पुअर लोग जो अच्छे से डाइट प्रेफर नहीं कर पाते, फिर भी वो लिविंग लाइफ तो जी तो रही है वो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको ग्लूकोज मिल रहा है। ग्लूकोज अपन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी फुलफिल करेगा। बस अपन का जो बॉडी बिल्डअप है वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज में प्रोटीन नहीं है, अमीनो एसिड्स नहीं है, अपन फैट नहीं ले रहे, तो अपन की फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, अपन के अंदर सिर्फ ग्लूकोज है, जो डे टू डे लाइफ में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो फुलफिल हो जाती है। तो अपन को मेनली खाने में क्या चाहिए? तो अपन को सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट तो वही होती है, अपन डे टू डे सारी एक्टिविटीज सिर्फ ग्लूकोज खा के ही कर सकते हैं। तो अगर अपन की डाइट में प्रोटीन या फैट नहीं है और ग्लूकोज है, तो भी अपन आराम से रह सकते हैं। पर ऐसा होता है कि अपन को बैलेंस डाइट चाहिए होती है, मतलब प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। तो अपन को ये पता चल गया कि ग्लूकोज से एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी फुलफिल हो जाएगी। तो अपन ने ये भी देखा कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना था, लास्ट प्रोडक्ट बना था स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अब इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, इससे एनर्जी कैसे डिराइव होती है, ये प्रोसेस अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो अपन को लास्ट प्रोडक्ट पता चल गया कि ग्लूकोज तो मिल गया, अपन डाइजेस्ट कर लिया है ग्लूकोज, अपन के अब है बॉडी में कहीं ना कहीं ग्लूकोज है। पर अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता होगा, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, इससे कैसे एनर्जी डिराइव होती होगी, ये प्रोसेस को अपन को पढ़ना है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। तो अपन इस वीडियो में सिर्फ रेस्पिरेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन अभी तक मैंने जितना बोला होगा उससे थोड़ी बहुत आपको पता चला होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन वो है कि जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू डिराइव एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो तो भी हो सकता है, मतलब रेस्पिरेशन दोनों होते हैं। तो रेस्पिरेशन है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एनर्जी डेरिवेशन मेथड है। तो एक रेस्पिरेशन ऐसा होता है जो O2 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है उसको बोलते हैं एनएरोबिक। ठीक है, तो दो टाइप का रेस्पिरेशन है, एक एरोबिक हो गया, एक एनएरोबिक हो गया। एरोबिक क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। अपन को ऐसा बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो अपन रह नहीं पाएंगे, लिविंग बींग रह नहीं पाएंगे। तो वो ऑक्सीजन कहाँ यूज हो रही है? अपन का जैसे ऑक्सीजन का पूरा मेन यूटिलाइजेशन कहाँ है, उसका यूज क्या है? तो ऑक्सीजन का यूज यही है कि ऑक्सीजन जो होती है ना, वो रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करती है। रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करती है, मतलब अपन ने जो भी खाना खाया ना, उससे एनर्जी जो निकलेगी वो ऑक्सीजन होगी तो ही निकलेगी। अगर अपन खाना खाया जा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, तो अपन उस एनर्जी का ब्रेकडाउन नहीं कर पाएंगे, उस फूड का ब्रेकडाउन नहीं कर पाएंगे। और फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो अपन जिंदा ही नहीं रह पा रहे हैं। तो वो चीज़ है कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है तो अपन ब्रेकडाउन ऑफ फूड का जो प्रोसेस है उसको नहीं कर पा रहे। अब कोई कोई होता है जो बिना ऑक्सीजन के भी कर लेता है, तो वो कोई कोई में ह्यूमन बींग नहीं है, वो कोई कोई में कौन है? तो वो यीस्ट। ठीक है, तो जो यीस्ट होती है वो विदाउट ऑक्सीजन भी ब्रेकडाउन ऑफ फूड कर लेती है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। पर यीस्ट क्या है? वो तो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे ह्यूमन है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, अपन बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, लेकिन ईस्ट में इतने सेल नहीं है, तो वो आराम से कर लेती है। लेकिन एक ऐसा होता है कि ह्यूमन भी एक टाइम में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। कैसे कर सकता है? अपन बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं।
तो वो इसमें एनारोबिक में ह्यूमन भी आ सकता है, बहुत स्पेशल केस में। ठीक है, बहुत स्पेशल केस है। स्टार क्यों लगाया? क्योंकि वो हैवी एक्सरसाइज के टाइम का है, और अपन जनरली एरोबिक ही करते हैं। ह्यूमन जो होता है वो जनरली जो है वो एरोबिक ही करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करता है। तो ये बेसिक हो गया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन को डिफाइन कैसे करोगे? तो रेस्पिरेशन को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों ही चीजों को अपन रेस्पिरेशन बोलेंगे, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, दोनों में ही ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए और एनर्जी का डेरिवेशन होना चाहिए। इस पूरे स्टेप में एनर्जी निकलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन ब्रेक डाउन कर दिया और एनर्जी नहीं निकल रही है, एनर्जी जरूर निकलनी चाहिए। तो ठीक है, ये अपन को मेन आ गया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक है और एक एनएरोबिक है। अब अपन आते हैं रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शंस पे। रेस्पिरेशन में भी केमिकल रिएक्शंस हैं और कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता होगा, एनर्जी कैसे निकलती होगी। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि अपन जो भी डाइट खाते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं। पर जो एनर्जी देने वाली चीज है वो कौन है? जो अपन को, जैसा मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास एनर्जी है, तो ये एनर्जी फैट या प्रोटीन ने नहीं दी है, ये एनर्जी दी है कार्बोहाइड्रेट्स ने। तो मैं जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा उतना ज्यादा मैं एनर्जी यूज कर सकता हूँ, उतना ज्यादा मैं एनर्जेटिक रहूंगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ही मेन सोर्स है एनर्जी का। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, जो अपन डाइट में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो भी अपन कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो फाइनली पूरा डाइजेशन हो जाता है ना। डाइजेशन सिस्टम अपन ने जो कल पढ़ा, उसमें पूरा डाइजेशन होने के बाद में, आफ्टर डाइजेशन, कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अपन ने ये पूरा कल मेथड पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन कैसे होता है, ये ब्रेकडाउन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज तक में, ये तो अपन कल पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं कि चलो ग्लूकोज तो बन गया, अब इससे एनर्जी कहाँ मिली? अपन ने खाना खाया है तो उसी टाइम एनर्जी आ जाती है ना, या उसके थोड़े टाइम बाद में एनर्जी आती है, तो कैसे आती है? तो अपन ने ये पढ़ लिया है कि खाना अपन ने खा चुके हैं, वो अपन के ब्लड में मिक्स भी हो गया है, पर ब्लड में मिक्स हो गया, अभी तक एनर्जी नहीं बनी है। ठीक है, तो अपन अब वो पढ़ेंगे कि इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन से थोड़े बहुत इसमें डायरेक्टली वही पढ़ते हैं। ठीक ठीक क्या है, सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये है C6H12O6, ये अपन का ग्लूकोज है। ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन में क्या होता है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है किसमें? किसमें? सबसे पहले तो सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन होगा विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए। दो स्टेप में होता है ये। तो C6H12O6 का ब्रेकडाउन हुआ पायरूवेट में, बहुत ही गंदी स्पेलिंग। ठीक है, पायरूवेट बोलो या पायरुविक एसिड बोलो, दोनों एक ही चीज होती है। फिर एक और चीज होती है, इसमें और फर्दर ब्रेकडाउन होता है, और फर्दर ब्रेकडाउन होके ये हो जाता है CO2H2O, और इसमें काफी सारी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये पूरा होता है। अपन ने ग्लूकोज खाया, उसका ब्रेकडाउन हुआ पायरूवेट में, पायरूवेट में थोड़ी देर रुकने के बाद में ये और ब्रेकडाउन होता है, और फिर कन्वर्ट हो जाता है CO2H2O और एनर्जी में। ये पूरा स्टेप होता है। अब ये जो ग्लूकोज है, इसको देखो आप, अगर ग्लूकोज को देखोगे तो उसमें टोटल कार्बन कितना है? टोटल कार्बन कितना है देख ही रहे, 6 है ना, 6 मॉलिक्यूल नहीं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। ये ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। अब क्या होता है, कार्बन को जितना ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे ना, मतलब अपन एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं जिसमें कार्बन कम हो जाए तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो C6 है, मतलब इस 6 मॉलिक्यूल का कार्बन का कंपाउंड है। अगर अपन इस पे आते हैं पायरूवेट, तो पायरूवेट क्या होता है, ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन होता है। और लास्ट में देखो CO2, ये जो कंपाउंड बना है इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है। तो पहले 6 थे, फिर ब्रेकडाउन हुआ 3 में गए, फिर और ब्रेकडाउन हुआ, फिर ये CO2 बन गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं उसको। जितना ज्यादा तोड़ेंगे उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा। तो यही पूरा मेन इसका पीछे कॉन्सेप्ट होता है रेस्पिरेशन का। तो ये चीज है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन सब में सेम ही होता है, जैसे सबको एनर्जी चाहिए। प्लांट को अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज जैसे है, उसको भी तो ग्रोथ करनी है, या फिर वो आपको फूड प्रिपेयर करना है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है।
तो प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन ही कर रहे हैं, वो प्लांट भी कर रहे हैं और ह्यूमन भी कर रहे हैं, डॉग भी कर रहा है, काऊ भी कर रही है, सारे सारे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके सब रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। और यही का यही प्रोसेस रिपीट होगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेंगे, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे पायरूवेट में, फिर इसको और ब्रेक डाउन करेंगे CO2 H2O और उसमें एनर्जी डिराइव होगी। अब आता है अपन इस चीज पे, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है ना ग्लूकोज का कन्वर्जन होना पायरूवेट में, इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, ये है C6H12O6, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। पायरूवेट क्या होता है, वो 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, वो ये है, ठीक है। अब एक केमिकल आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा होगा, जैसे हम ग्लूकोज तो बार बार सुनते रहते हैं, पर ये नहीं सुना है कि CH3COCOOH क्या है। तो ये अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं है, अपन को कहीं पे भी इसका फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप हायर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NTSC इन सब के लिए, तो आपको उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। पर एनसीईआरटी में बस ये है कि ये 3 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कुछ भी हो सकता है, तो अपन ने कुछ भी मान लिया। तो पायरूवेट का ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूला ये होता है, 3 कार्बन का केमिकल है ना, ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो उसको इसलिए बोलते हैं कि 3 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है, पायरूविक एसिड बोलते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये सब आपको वन वर्ड्स के हिसाब से याद रखना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है। जैसे आपको कैसे बोलेंगे कि द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट इज नोन एज डैश, उसमें ऑप्शंस दे देंगे बहुत सारे। जैसे ऑप्शंस क्या क्या दे देंगे, इवेपोरेशन दे दिया, ग्लाइकोलाइसिस दे दिया, क्रेब्स साइकिल दे दिया और ब्रेकडाउन ऑफ फूड दे दिया। तो अपन उसमें से टिक करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड भी यही है, पर प्रॉपर जो एग्जैक्ट मैच हो रहा था वो कौन हो रहा था, तो वो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था। तो ये इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब सेल होता है ना ह्यूमन बीइंग का सेल, उसमें ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, क्योंकि फूड का जो ब्लड के थ्रू फूड गया है हर सेल में, और हर सेल में ग्लूकोज पहुंचा है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है अब सेल में। तो सेल ऐसा होता है, ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये उसका न्यूक्लियस, ये सेल की मेम्ब्रेन, तो उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये बंद होता है, ये होता है ना, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ये पूरा होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ना, वो कहाँ पे हो रहा है, उसकी अपन ऐसे बोलेंगे ना, लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है साइटोप्लाज्म। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म छोटी सी बात है, साइटोप्लाज्म में ये पूरी एक्टिविटी हो रही होती है। क्या हो रहा होता है, C6H12O6 का ब्रेकडाउन हो रहा होता है CH3COCOOH में, ठीक है। 3 कार्बन कार्बन के कंपाउंड में इसका ब्रेकडाउन होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ऐसे आपने कुछ और भी सुना होगा ना कि फूड का जो मेन एनर्जी सोर्स होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सब क्यों नहीं हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाद में होगा। अभी अपन ने क्या किया, 6 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल था, उसको ब्रेक डाउन किया है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, और ये जो पूरा स्टेप हुआ है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगा, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। जैसे अपन फंगाई की बात करें, यीस्ट की बात करें, या ह्यूमन बीइंग की बात करें, सब में ये साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का लोकेशन क्या है, अगर ऐसा पूछेंगे तो उसका आंसर है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ये पूरा प्रोसेस होता है। अब चलो हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो गया। अपन को इतनी एनर्जी नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत एनर्जी इसमें भी मिल जाती है, क्योंकि जितना भी ब्रेकडाउन होगा, अगर कार्बन का थोड़ा भी ब्रेकडाउन होता तो कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, तो थोड़ी सी एनर्जी मिली, ठीक है। जैसे 2 ATP, तो उनको थोड़ी बहुत एनर्जी इसमें मिली, थोड़ी बहुत एनर्जी मिली इसमें। अब अपन और आगे इसका ब्रेकडाउन करेंगे, ये पूरा आ गया ना कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में किसका ब्रेकडाउन हो रहा होता है। और ये एक और चीज, ये कार्बन कंपाउंड 6 का था, ठीक है, और ये है 3 का, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 2 पायरूवेट बनते हैं, ठीक है, 2 पायरूवेट बनते हैं। और बैलेंस करना होगा तो अपन बैलेंस कर लेंगे, तो ये 2 पायरूवेट बनते हैं, ठीक है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे 2 पायरूवेट बनेंगे। 2 पायरूवेट क्यों, क्योंकि हर पायरूवेट में 3 कार्बन है, 2 बनेंगे तो 6 हो जाएंगे कार्बन, तो फिर ओवरऑल ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पायरूवेट बनते हैं, एक कार्बन के कंपाउंड जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे।
ठीक है, ये भी आ गया। अब अपन आते हैं क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल क्या है, मतलब अपन इसको और ब्रेक डाउन करेंगे अब इस वाले मॉलिक्यूल को। तो अपन अब कर रहे हैं पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन। पायरुविक एसिड क्या है पहले लिख देते हैं। पायरुविक एसिड लिखना बार बार जरूरी नहीं है, आपको तो वैसे भी वर्ड फॉर्म में याद रखना है, आपको केमिकल फॉर्मूला याद नहीं रखना है कि CH3 ये क्या है यूं करके, पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो चीज होगी ना, इसके आगे का ब्रेक डाउन, उसको चाहिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग को चाहिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस, उसमें ही ये ब्रेक डाउन होगा अच्छे से। तो ये चीज को ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए, फिर ब्रेक डाउन होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें से वाटर भी इवॉल्व होगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, वो एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन एटीपी की फॉर्म में, तो वो होता है एटीपी। कितने अप्रोक्सीमेटली 36 या 38 होते हैं, इतना होता है अप्रोक्सीमेटली। उनको भी फिक्स नहीं पता है, बुक वालों को भी, जो हायर क्लासेस की बुक है उनमें भी ये नहीं है। तो अपन अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 36 और 38 एटीपी। तो ये आ गया, एनर्जी इतनी आउट होगी। एटीपी क्या होता है, तो एटीपी क्या होता है, जैसे मैंने ऐसे बोला कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये कोई इससे रिलेटेड नहीं है। क्या एग्जाम्पल है कि मैं एक बहुत लंबा टूर कर रहा हूँ, बहुत लंबा टूर कर रहा हूँ, और मेरे पास एक होटल है जो मेरे को ऑफर कर रहा है खाना। वो मुझे बोल रहा है अभी के अभी खा लो, अभी के अभी खा लो और तुमको रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक होटल ये है। और एक और होटल गया, वो क्या बोल रहा है, अभी कुछ नहीं मिलेगा, आपको हम पैक करके दे देंगे, आपको जब भूख लगे तब खा लेना। तो पैकेट वाला जो एक प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है, पैकेट मुझे मिल जाएगा और मैं थोड़ी देर के बाद जाके खा लूंगा, आराम से खा लूंगा, मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खाऊंगा। तो मैं उससे एनर्जी उसी टाइम ले सकता हूँ। लेकिन जो मुझे दूसरा वाला होटल वाला था, वो कह रहा था कि अभी के अभी खा लो, तो मुझे बाद में भूख लगेगी तो मैं क्या करूंगा। तो वो यही प्रॉब्लम है ना, कि अगर मुझे पैकेट मिल जाता है एनर्जी का पैकेट, जो फूड का पैकेट है, तो मुझे काफी ईजी रहता। तो वो यही है, एटीपी है ना, वो क्या है, वो एनर्जी का पैकेट है। अपन की बॉडी में बहुत सारे हैं, एटीपी बहुत सारे हैं। जब भी अपन ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो एटीपी ब्रेक डाउन होता जाता है। जितना ज्यादा ये ब्रेक डाउन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी मिलती जाएगी। तो अपन की बॉडी में स्टोर्ड है, बहुत सारे एटीपी स्टोर्ड है, जो एनर्जी की पैकेट है। ये कहाँ बनते हैं, तो एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि एटीपी पहले तो है क्या, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, तुम्हारे वैसे पहले क्लास में आया हुआ है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये वाला एटीपी का फुल फॉर्म। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सिर्फ 2 स्टेप में हुआ। क्या हुआ, ग्लूकोज लिया, फिर ये 3 कार्बन के कंपाउंड में गया, फिर और ब्रेकडाउन हुआ, और इससे ये CO2 और ये बन गया। मतलब इसके 2 स्टेप ही हुए, पर एक्चुअल में ये 2 स्टेप नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टेप है। तो अपन सिर्फ 2 स्टेप में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इतने सारे स्टेप लेते तो 12th ही पढ़ लेते, 12th में जाके फिर सारे पढ़ने ही है। तो अपन ने इसको थोड़ा कम कर लिया। ये जो स्टेप है ना, ये बहुत सारे स्टेप्स में है, तो इसको पूरा साइकिल बोलते हैं। कौन सी साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रैब था वो। तो ये था क्रैब साइकिल है। क्रैब साइकिल में क्या होता है, और ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का, CO2 H2O इन सब में। तो ये पूरा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा। तो सबसे पहले अब क्रैब साइकिल की पोजीशन या लोकेशन कहाँ है, साइटोप्लाज्म में तो ये हो रहा था, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना ग्लाइकोलाइसिस का, ये तो साइटोप्लाज्म में हो गया। पर क्रैब साइकिल कहाँ हो रही है, तो जो क्रैब साइकिल है ना, वो कहाँ होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। ऑक्सीजन नहीं है तो ये नहीं होगी, ये पहले ही बोल देते हैं हम नहीं, हम इसमें नहीं है। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, CO2 H2O, उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो जनरली ह्यूमन बींग, जैसे जनरली मैं मेरी बात करूं तो मैं यही करता हूँ, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया पायरुवेट में, पायरुवेट को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इन 3 कंपाउंड में ब्रेकडाउन किया, एक CO2 एक H2O और बहुत सारी एनर्जी। जनरली तो यही होता है, पर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ये ब्रेकडाउन को फॉलो नहीं करते, जैसे यीस्ट। यीस्ट का क्या है वो देखते हैं अपन। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग तो समझ आ ही गया होगा, ये पूरा एक बार देख लो। ये देखो यहाँ से, ये रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग का है, जो जनरल ह्यूमन बीइंग है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो। तो ह्यूमन बीइंग नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है, वो 3 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, जिसका अपन ने केमिकल फॉर्मूला भी देखा। फिर आता है
CO2 H2O और एनर्जी, इसमें और ब्रेक डाउन होगा। ये जो स्टेप होगा ना पूरा, ये किस में हो रहा होगा, तो ये हो रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये स्टेप हो रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये जो स्टेप है ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। तो ये पूरा नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है कि नॉर्मली रेस्पिरेशन ये होता है। तो अपन को कभी भी ऐसे बोलेंगे ना कि रेस्पिरेशन नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, तो आपको ये लिखना है, ये पूरा रेस्पिरेशन लिखना, इसको लेबल कर देना कि साइटोप्लाज्म का, ये माइटोकॉन्ड्रिया का, और एनर्जी की जगह पे आप एटीपी भी लिख सकते हो। आप एनर्जी लिखोगे तो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है, क्योंकि एटीपी का कुछ और पीछे मैकेनिज्म होता है। अभी एटीपी के बारे में अपन और पढ़ेंगे, ठीक है, कि एनर्जी से अपन एटीपी कैसे बना सकते हैं और एटीपी से एनर्जी कैसे बना सकते हैं, दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया नॉर्मल का। नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब अपन आ रहे हैं किस पे, जब अपन एबनॉर्मल की बात कर रहे हैं। एबनॉर्मल क्या है, तो वो है ईस्ट। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन ईस्ट। क्या होता है ईस्ट में, तो ईस्ट भी ग्लूकोज ही खा रही है, ग्लूकोज खाती है, पर वो कुछ और करती है। क्या करती है, C6H12O6, ये ईस्ट को ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन के अपना काम कर लेगी। तो C6H12O6 हुआ, इसका ब्रेकडाउन करेगी ये पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड वही जो ह्यूमन बीइंग में ही बना था, पायरुवेट बोलते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। तो ये पायरुविक एसिड आ गया, फिर इसका और ब्रेकडाउन करेगी ये, और ब्रेकडाउन करके किस में कन्वर्ट करती है, ह्यूमन का जो नॉर्मल रेस्पिरेशन था उसका लास्ट प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस H2O ये सब था। लेकिन इसका क्या होता है, इसका होता है एल्कोहल, C2H5OH, साथ में वाटर भी लिबरेट करती है, और बहुत कम एनर्जी, 2 ATP। ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी, अपन के 38 बन रहे थे, इनके 2 बन रहे, पर इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी है भी नहीं। जैसे ईस्ट को कहाँ बोलना है या चलना है, ऐसा कुछ इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो 2 ATP ही बनता है, तो भी काफ़ी है। तो ये C6H12O6 पे पायरुविक एसिड में गया, फिर ये C2H5OH में H2O, 2 ATP। ये रेस्पिरेशन ईस्ट का रिएक्शन है। ये रिएक्शन कभी भी बोलेंगे ईस्ट का आप लिखो तो ये। अब आती है इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ है। तो ये ब्रेकडाउन जो पायरुविक एसिड का होता है, ये कॉमन ही चलता है। कॉमन कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, तो सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ईस्ट के जो सेल होंगे उसके साइटोप्लाज्म में ये हो रहा होगा। अब पायरुविक एसिड से अपन के अंदर CO2 में ब्रेकडाउन होता था, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, वो तो अच्छा वाला था, पर इनका तो अच्छा वाला नहीं है, क्योंकि पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ये 6 कार्बन का था, ये 3 कार्बन का, और ये 2 कार्बन का। होना कितना चाहिए था, 1 कार्बन का कंपाउंड, तो एनर्जी ज्यादा निकलती। 6 से 3, 3 से 1, ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ ना। अब देखो 6 से 3, 3 से 2, ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो जितना ज्यादा अच्छे से ब्रेकडाउन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो इतना अच्छा ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, ये प्रोसेस भी कहाँ पे पोजीशन ले रहा है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो साइटोप्लाज्म में ही है। अब ये जो प्रोसेस है ना C2H5OH, ये चीज क्या होती है, तो उसको अपन बोलते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल बनाने का प्रोसेस है ये, अपन ईस्ट की हेल्प से एल्कोहल बनाते हैं। तो ये काफी अच्छा प्रोसेस है, मतलब ये इंडस्ट्रियल काफी यूजफुल मेथड है। इससे अपन को मतलब काफी फायदा हुआ ना, मतलब एल्कोहल बन गया ईस्ट जैसी चीज से, तो एल्कोहल बन गया। पर इस प्रोसेस का एक नाम दे दिया, जैसे क्रैब साइकिल उसका नाम दे दिया था, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू CO2 को क्रैब साइकिल बोला था। वैसे ही ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो अपन इसको फर्मेंटेशन इतने से प्रोसेस को नहीं, अपन पूरा भी बोल सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, ये आपको सुनाई दिया नहीं हुआ तो ठीक है, वापस बोल देता हूँ। क्या था कि द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों बोला, क्योंकि यीस्ट को ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें कहीं पे भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मतलब वो अपनी एनर्जी डिराइव कर लेती है, अपन को उसको सांस वांस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो ऐसी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये यीस्ट है। तो यीस्ट का एनएरोबिक का एग्जांपल है। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में देखा था ना, ये कि रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। तो ह्यूमन बीइंग नेचुरली क्या कर रहा था, नेचुरली वो एरोबिक ही करता, जो अपन ने पूरा देखा, ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल वाला पूरा। और जब वो यीस्ट की बात कर रहे हैं, तो यीस्ट क्या करता है, वो एनारोबिक करता है नेचुरली, उसको मतलब ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, तो उसका वो ब्रेक डाउन होता है, फिर आगे और ब्रेक डाउन होता है,
उससे वो अल्कोहल भी बनाता है, एक यूजफुल प्रोडक्ट बना रहा है और ऑक्सीजन का यूज भी नहीं कर रहा। तो ह्यूमन बीइंग तो किसी काम का नहीं हुआ, क्योंकि वो यूजफुल प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा और ऑक्सीजन का यूज भी कर लेता है। ये देखो पायरुवेट से उसमें CO2 बना है, CO2 कहीं पे किसी का यूजफुल नहीं है, पॉल्यूशन है, और ऑक्सीजन का यूज करता है वो यहाँ पे, है ना। यहाँ लिखा नहीं मैंने O2 इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यहाँ लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा क्या, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये CO2 H2O, तो ह्यूमन बीइंग मतलब ऑक्सीजन का यूज करता है, ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करता। तो ये सब तो हो गया पुरानी बात है कि अपन को ये सारा आ गया कि रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। अब आता है अपन एक लास्ट चीज पे, है ना, वो है ह्यूमन बीइंग भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, पर कुछ सर्टेन कंडीशंस में। कैसी सर्टेन कंडीशंस? जैसे अपन बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपन की बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वो एनर्जी फुलफिल कैसे होती है? तो अपन की बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो अपन को ग्लूकोज को ब्रेक करना पड़ेगा, वही पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन वाला, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें से अपन को एनर्जी मिलती है, वहीं से तो एनर्जी मिलेगी। तो हैवी एक्सरसाइज के टाइम में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है, पर ऑक्सीजन इतनी है नहीं। जैसे अपन ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे 480 एटीपी एनर्जी चाहिए, 480 एटीपी एनर्जी चाहिए, हैवी एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है ना वो होनी तो चाहिए थी 100 O2 होने चाहिए थे, पर अभी मेरा एटमॉस्फेयर में सिर्फ 40 ही है। तो 100 अगर होते तो मुझे ये मिल जाता 480 एटीपी, लेकिन अगर 100 नहीं है, सिर्फ इतने से है, तो मुझे इतना एटीपी तो नहीं मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, एनर्जी तो मुझे चाहिए, हैवी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो फिर मैं उस टाइम में एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाऊंगा। उस टाइम में जब मैं हैवी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, उस केस में मैं एक टाइम में ऐसा करूंगा। पर क्या होता है, उससे CO2 और ये सब नहीं बनते हैं, उससे अपन की बॉडी में क्रैम्प आ जाते हैं। क्रैम्प मतलब ऐसे क्रैम्प आते हैं ना, क्रिकेटर्स को देखते हो आप, उनको क्रैम्प आ जाते हैं, हैवी एक्सरसाइज जो कर रहा होता है उनके अंदर क्रैम्प आ जाते हैं। तो वो क्या होता है पूरा प्रोसेस वो देखते हैं कि क्रैम्प के अंदर क्या हो रहा है, क्रैम्प क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वही अपन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्या C6H12O6, इसका ब्रेकडाउन विदाउट ऑक्सीजन ही होता है, वो है पायरुवेट। पायरुवेट में ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ तक तो अपन सेम ही चल रहा है। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने मना कर दिया कि ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल है नहीं, तो क्या होगा, तो पायरुवेट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। पहले अगर ऑक्सीजन होता तो CO2 H2O इन सब में होता, पर अभी ऑक्सीजन नहीं है, तो किस में कन्वर्ट होता है, वो लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट भी 3 कार्बन। तो अगर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ है, तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, तो इसकी वजह से एनर्जी इतनी बनी नहीं है, तो इसमें एनर्जी इतनी रिलीज होती ही नहीं है जितना अपन सोच रहे होते हैं। तो अगर अपन हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ही क्रैम्प आता है, क्रैम्प आने का मतलब क्या है, अपन की बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, तो अपन की बॉडी में जैसे जहाँ पे H2O होना चाहिए था वहाँ लैक्टिक एसिड आ गया, मतलब अपन की नर्व्स में, तो प्रॉब्लम होगा, तो तभी वो क्रैम्प आ जाता है। तो अपन क्रैम्प आते ही फिर हैवी एक्सरसाइज रोक देते हैं, फिर अपन की बॉडी इसको न्यूट्रलाइज करती है, जब तक अपन की बॉडी का वो लैक्टिक एसिड हटे नहीं, ऑक्सीजन की पूरी अवेलेबिलिटी होनी, फिर क्रैम्प हट जाता है, फिर सब सही हो जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड आ जाता है जब अपन हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एनारोबिक है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ह्यूमन बीइंग अगर ऐसा प्रोडक्शन मतलब ऐसा कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहा होगा, तो उसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अलावा भी वो कर ले, पर ये थोड़े टाइम के लिए होती है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, क्रैम्प आ जाते हैं, और फिर भी अपन करे जा रहे हैं, तो अपन की बॉडी शायद छोड़ दे कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा, है ना, तो अपन की डेथ भी हो सकती है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ। हार्ट अटैक आ जाएगा ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपन हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, और ये तो लैक्टिक एसिड ये पूरा था कि इसमें एनर्जी इतनी नहीं बनती है, क्योंकि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ही है। अब इनकी पोजीशंस क्या क्या होती है, लोकेशन क्या क्या होती है, तो ये तो वापस साइटोप्लाज्म में ही, और ये भी साइटोप्लाज्म में ही, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता ये भी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा अपन का रेस्पिरेशन का था कि रेस्पिरेशन में कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, तो एरोबिक और एनारोबिक। और एरोबिक जो नॉर्मली अपन करते हैं, एनारोबिक अपन जब हैवी एक्सरसाइज के टाइम में कर रहे होते हैं, और उस टाइम में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है ये C3H6O3, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू, और
ये अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया रेस्पिरेशन का। कल अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।